वेलकम टू जेसी शो। आपका स्वागत है। बिहार में एक छोटे से गांव से चल के पटना तक आए, 3 साल पार्टी प्रेसिडेंट रहे, आज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो लाइफ कैसी दिखती है? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में पूर्ण समर्पण के साथ काम करना और कोई उम्मीद, कोई आकांक्षा काम करते वक्त नहीं होना। तो निश्चित रूप से हम अध्यक्ष बने हों पार्टी के या एमपी बने, उसके पहले मंत्री बने, तो ये सारी इसको मैं स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सबको मैंने ग्रहण किया है। चूँकि संघ के अंदर एक ही बात सीखी थी कि जो काम करिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ करिए और देश पहले। तो शायद इसी सीख ने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। संघ परिवार का इतना भरोसा कैसे है आप पे? ये परिवार नहीं, मैं स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने का मतलब, मैं मानता हूँ कि देश के अंदर चरित्र निर्माण की इससे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है और देश के लिए करना, ऐसे लोगों के निर्माण की भी फैक्ट्री कोई दूसरी देश में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात कब हुई? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में बिहार भी उनका आना जाना 1-2 बार हुआ था और उसके बाद फिर तो मैं किसान मोर्चा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, अनुशासन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और संगठन मंत्री के नाते विभिन्न अधिवेशनों में भी कई बार मिलने का अवसर मिला। लेकिन जब मैं अनुशासन समिति का अध्यक्ष था, गोवा में सम्मेलन था, या उसके पहले किसान मोर्चा का था, या अशोक रोड में भी कार्यालय पर भी आने जाने पर, और बिहार में भी जो 1-2 बार गए थे तो उनसे मिलने का अवसर मिला था। नरेंद्र मोदी नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उनके काफ़ी करीब से आपने काम किया 2 साल तक। हाउ यू रेट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर? उस रूप में कैसे देखते? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में तो बाद में, पहले उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। अब ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित हो और यदि प्रधानमंत्री बनता है तो देश का कितना बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो मानता हूं कि यदि ये 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे सर्वोच्च चोटी पर विराजमान राष्ट्र के रूप में लोगों को दिखाई देता। अमित शाह के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता से नीचे तक कितना अच्छा संबंध और संगठन का जिस प्रकार से, जिस कुशलता से संगठन का काम करते हैं, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए तो प्रेरणा के स्रोत हैं। और निरंतर संवाद, और मैंने चुनाव में देखा, बिहार चुनाव में, कि एकदम नीचे तक के कार्यकर्ता, मंडल पंचायत तक के कार्यकर्ता से सीधा संपर्क और निरंतर प्रवास और संपर्क, ये बहुत बेजोड़ खूबी है उनके पास। आसाम की जीत को किस ढंग से देखते हैं आप? देखिए, आसाम की जीत, या आप देखे होंगे कि पिछले वर्षों में कई राज्यों में भी चुनाव जीते हैं। जो मार्गदर्शन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जो आकर्षण है और इनके द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ काम किया जा रहा है, और ख़ास करके गांव, गरीब, किसान, आप विरोधी चाहे जितना जो कुछ बोल रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी गांव में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। और कहीं भी इनका कार्यक्रम हो तो अंदाज़ा नहीं कर सकते, गांव गली गलियारों से लोग उमड़ कर आते हैं, इतना भारी आकर्षण। तो कुशल और प्रभावी प्रधानमंत्री जी का जो काम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन है, संगठन कौशल्य है, निश्चित रूप से उसके परिणाम है। और कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया, लेकिन प्रेरणा के स्रोत, कुशल मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी का कार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास और मार्गदर्शन, मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी भूमिका के रूप में उभर कर आया। 2019 को कैसे देखते हैं आसाम की जीत के बाद में? नहीं, वो तो आज विरोधी भी हमारे देख रहे हैं।
कि पुनः मोदी जी की सरकार भारी बहुमत से आएगा, क्योंकि 2 वर्षों के अंदर की जो लोकप्रियता है, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, उसके परिणाम भी लोगों के ऊपर प्रकट हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगला जो चुनाव होगा, पिछले चुनाव से भी ज़्यादा जन समर्थन अगले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। क्या लगता है 2019 में बिहार की तरह ग्रैंड अलायंस बनेगा, नीतीश कुमार उनके उम्मीदवार देखिए, बिहार में असेंबली चुनाव का हारना बिहार की जनता के साथ धोखा किया, लोगों को ये समझाकर कि जंगल राज नहीं आएगा। लेकिन देख रहे हैं कि क्या हालत है बिहार के अंदर। और बिहार की जो आज सरकार है, जो मुखिया हैं, बिहार के विकास से उनको अब कोई मतलब नहीं है। उनका अभी 2 ही काम है, एक तो प्रधानमंत्री बनने की बहुत हड़बड़ी है, तो इस पर ध्यान लगाते हैं, और दूसरा ये लालू यादव जी के पास ताकत है, माई समीकरण है। तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ, उनकी पूरी कोशिश है कि लालू यादव कैसे कमजोर हो और उसमें से मुस्लिम वोट कैसे उनके पास टूट के आ जाए। भरोसा उनको लालू जी पर नहीं है, लालू जी का उन पर भरोसा नहीं। तो मुख्यमंत्री के नाते बिहार को मजबूत बनाने में लगना चाहिए। बोलते तो हैं, बोलते जरूर है, तो लेकिन करते हैं दूसरे ढंग से। ये पुराना उनका स्वभाव है, बोलना कुछ करना कुछ। मैं बहुत वर्षों तक साथ में था। तो अभी अपने को प्रधानमंत्री बने, इसके लिए तिकड़म जो हो सकते हैं सब करना, और दूसरा लालू जी के यहाँ से मुस्लिम वोट कैसे अलग हो और उनके पास आ जाए, इसी में उनकी पूरी ताकत और व्यूह रचना लगी हुई। आपके नीतीश कुमार से राजनीतिक मतभेद हैं, इसके बावजूद एक केंद्रीय मंत्री के नाते बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं, करना चाहेंगे? बिहार के लिए मेरे मंत्रालय का जहाँ तक संबंध है, असेंबली चुनाव के पहले हमने कई योजनाएं बिहार के लिए शुरू की, जैसे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का, लेकिन वो उसको टालते रहे। उसके पहले भी 5 वर्ष टाले थे, लेकिन सौभाग्य से जीतन राम मांझी जब हुए तो उन्होंने उस समझौता कर दिया। फिर इसी तरह से असेंबली चुनाव के पहले बहुत दिन से बिहार में एक राष्ट्रीय समन्वित कृषि केंद्र की स्थापना की बात थी। तो जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो उसके लिए उन्होंने ज़मीन दी। फिर ज़मीन देने के बाद बिहार का कृषि मंत्रालय ने वहाँ भी चिट्ठी दे दिया, हमको भी चिट्ठी दे दिया जिला कृषि पदाधिकारी को कि इसको अब अपने आगे का काम कीजिए। हम लोगों ने शिलान्यास कर दिया। फिर नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद अब लगातार पत्र आ रहे हैं कि कौन काम के लिए, कैसा काम के लिए, उसका जवाब गया तो फिर पत्र आ रहा है ज़मीन कैसा है, कितना लंबाई चौड़ाई है, मतलब उसको आगे ले चलने की कोशिश। इसी प्रकार से कई ऐसी योजनाएं, जैसे पूर्वी भारत को प्रधानमंत्री का सपना हरित क्रांति का केंद्र बनाना, तो भारतीय बीज निगम ने बंगाल, बिहार और झारखंड से जमीन की मांग की कि हम बीज उत्पादन केंद्र बनाएंगे। अब बंगाल ने जमीन दे दिया, झारखंड ने जमीन दे दिया, लेकिन बिहार ने जमीन नहीं दिया। बिहार में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज डिक्लेयर किया था, क्या स्टेटस है? अब जैसे उसी पैकेज में ये घोषित है कि एक आपको राष्ट्रीय कृषि समन्वित कृषि केंद्र स्थापित किया जाएगा। 30 करोड़ की राशि सैंक्शन हो गई। असेंबली चुनाव के पहले उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कृषि मंत्रालय ने मान लिया उसको, अब उसको ये टाल रहे हैं। उसी योजना के अंतर्गत है, उसी योजना के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर 4 कॉलेज खोलने का, उसके लिए भी हमने जमीन के लिए पत्र दिया है कि 4 ऐसे रेंज हैं जहाँ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। चंपारण, सारण, मगध का इलाका, तो इस तीनों में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए और एक फिशरी कॉलेज खोलने के लिए मधुबनी के अंदर, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं मिल रहा है। ये सब पैकेज के अंदर घोषित है। और बाकी जैसे दीघा का रेल पुल था, मुंगेर का था, चला है। हर मंत्रालय जो पैकेज में घोषित है उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन उनको लगता है कि अगर उसमें से कोई भी काम आगे बढ़ा तो ये भारत सरकार का नाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी योजना है। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अधिकतर राज्यों ने, चूँकि राज्य के माध्यम से टेंडर राज्य सरकार को करना है, कंपनी बहाल करना है, फिर फसल का नोटिफिकेशन करना है, तो केरल और तमिलनाडु
आसाम, ये 3 में चुनाव के कारण रुका हुआ था, लेकिन बाकी सभी राज्यों ने इस पर काम शुरू किया था। 17 राज्यों ने तो टेंडर भी कर दिया। मुझको संदेह है कि बिहार और यूपी में शायद बोल तो रहे हैं, मुझको थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम कई योजना को देख रहे हैं कि भारत सरकार कई योजना चलाई, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना चलाई, मिशन मोड में कार्ड बांटने का काम नहीं हो रहा है। तो बिहार में थोड़ा हमको संदेह लग रहा है, लेकिन हम फिर उसकी समीक्षा करेंगे। और राज्य सरकार से भी हमने कई बार बात किया है, क्योंकि किसानों के लिए इससे बड़ी कोई योजना नहीं होगी। और सब लोग, सब नेता किसी भी पार्टी का हो, किसान की बात करते हैं तो उनके कसौट राज्य के किसान उनको माफ़ नहीं करेगा। आज 11 राज्यों के 266 जिलों में 33 करोड़ किसान सूखे से प्रभावित हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, सूखा का एक तो है फसल के उत्पादन का, तो ये जो फसल का उत्पादन जो पिछला रबी का सीजन था, हम लोग 15-16 में तो बारिश भी 14-15 की तुलना में कम हुआ था, लेकिन इस बीच में हम लोगों ने लगभग 40-45 किस्में ऐसी जारी की थी जो सूखा रोधी, और राज्यों को कंटीजेंसी प्लान दिया था। देश के अभी तक मुझको लगता है कि 614 जिलों को कंटीजेंसी प्लान कि यदि सूखा आता है, बाढ़ आता है, वर्षा ज़्यादा हो कम हो तो कैसी खेती करनी चाहिए, तो उसके कारण और किसानों ने भी मेहनत किया। तो 15-16 का जो तृतीय अग्रिम अनुमान है वो ये दर्शा रहा है कि 15-16 में 14-15 की तुलना में उत्पादन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सबसे ये तो पहली खुशी की बात है कि विपरीत परिस्थिति में भी उत्पादन में गिरावट नहीं आई। लेकिन दूसरी ओर जो पेयजल का संकट था, या डैम सूख रहे हैं, अब उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गंभीरता से इस विषय को लिया। हमारे जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, और ये जो पंधारा विकास कार्यक्रम है, कुछ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के द्वारा चलता है, तो एक एक राज्यों के साथ प्रधानमंत्री जी ने 2-2, 3-3 घंटे तक बैठक, और बैठक में क्या कर रहे हैं और क्या योजना है। तो मुख्य रूप से जो जल संचयन और सुरक्षा का जो सवाल था, इसकी अनदेखी की गई। पहली बार बजट में व्यवस्था हुई है कि 5 लाख फॉर्म तालाब और कुएं का निर्माण करना। तो जल संचयन, और सौभाग्य देश का है कहिए कि प्रधानमंत्री जब से हुए तब से जल संचयन पर इनका ज़्यादा जोर रहा। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ताकि पानी का कम खपत हो। बल्कि ये जब मुख्यमंत्री थे तो गन्ने में ज़्यादा पानी लगता है, इन्होंने कर दिया कि जो ड्रिप इरिगेशन से गन्ने की खेती करेगा उसका मिल में खेती होती है। फिर महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस साल से शुरू किया कि जो कम पानी वाली योजना, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर से जो गन्ने की खेती करेंगे उनका गन्ना पहले लिया जाएगा। तो राज्यों में एक गतिविधि शुरू हो गई थी, लेकिन अब उसको और तेज किया गया है। बल्कि कई राज्य आप देखेंगे कि जैसे महाराष्ट्र ही जल युक्त शिवार योजना शुरू की है, जिसके अंदर लगभग बड़ी आबादी है, वो संख्या याद नहीं, गाँव में जल संचयन के काम हो रहे हैं। इसी तरह से ये मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान उत्तर प्रदेश ने भी शुरू किया है, और ये लोक सुराज और जल सुराज अभियान छत्तीसगढ़ ने चलाया है। तो 11 राज्यों के साथ जो बैठे हैं, इसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं चली हैं, और जल संरक्षण, जल सुरक्षा की योजनाओं को ज़्यादा तेज करने का कार्य योजना भी बनाई गई। और मुझे विश्वास है कि एक 2 वर्ष के अंदर जल संचयन के मामले में सभी राज्य काफ़ी प्रगति करेगा। प्रधानमंत्री ने जो समीक्षा की 11 मुख्यमंत्रियों के साथ, उसके बाद हर कोई बजट मांग रहा है। महाराष्ट्र 30,000 करोड़ मांग रहा है, कर्नाटक 12,500 करोड़ मांग रहा है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जो सूखा जहाँ पड़ा था उसके लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से ज्ञापन, तो वो तो जब हमारी सरकार आई, मानकों को जो हमने बदल दिया, तो पहले जो मिलता था उससे ज़्यादा मिला। अब हमने देखा कि 4 वर्ष हमारे आने के पहला काम तो इस सरकार ने क्या कि राज्य आपदा कोष में जो राशि जाती थी, हमारे आने के पहले 5 वर्ष में 33,000 करोड़ राज्यों को गया था।
और हमारी सरकार आने के बाद अगले 5 वर्ष के लिए 61,000 करोड़ रुपया राज्य आपदा कोष के अंदर। फिर राज्य राष्ट्रीय आपदा कोष से जो मांगती है, मांगने के तो उनके अपने तरीके हैं, लेकिन आपदा मानकों के परिवर्तन के कारण, जैसे पहले था कि 1 हेक्टेयर तक की नुकसान होगा तो मिलेगा, प्रधानमंत्री जी ने 2 हेक्टेयर किया। पहले था 50% नुकसान होगा तभी ये मिलेगा, 33% तक किया। फिर जितनी राशि मिलती थी उसको 1.5 गुना किया। आपदाओं में मृत्यु के कारण पहले 1.5 लाख मिलता था तो 4 लाख किया गया। अब इसका ये परिणाम हुआ जो हम देख रहे थे कि राष्ट्रीय आपदा कोष से जो राज्यों ने मांगा तो 10-11 से लेके 4 वर्षों तक मांगा था 1 लाख करोड़। मांगने में तो थोड़ा कई ढंग की बातें उसमें लोग जोड़ देते हैं, लेकिन उस 4 वर्ष में राज्यों को मिला 12,000 करोड़। लेकिन हमारी जब सरकार आई, मोदी जी ने स्वयं पहल की, प्रधानमंत्री जी ने, और मानकों में परिवर्तन किया तो मांगा था 40,000 करोड़ रुपया, मिला 9,000 करोड़ रुपया। और यदि 15-16 की बात करें तो अकेले 15-16 में 13,500 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया है। आपने वादा किया था कि 5-6 साल में किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, क्या हो रहा है कुछ ऐसा? नहीं, हमारी सरकार, देखिए इस देश का ही विडंबना रहा कि हमने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की, उसमें लोगों को उलझा कर रखा। समर्थन मूल्य भी बढ़े, लेकिन आय जब तक उसका बढ़ेगा नहीं, जब आमदनी नहीं बढ़ेगी तो आमदनी कब बढ़ेगी? समर्थन मूल्य बढ़ाने से ही, अकेले समर्थन मूल्य बढ़ाते जाए आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो हम समर्थन मूल्य भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अब खेत को पानी नहीं है, किसान को, जो छोटे किसान हैं उनको पैसा से पानी खरीदना पड़ता है, तो हर खेत को पानी। अब इसके लिए हमने योजना चलाई है, भारी बजट में भारी बढ़ोतरी हुई है और 20,000 रुपये का भी शुरुआती कॉर्पोरेट फंड बनाया गया। 89 परियोजनाएं 20-25 साल से लंबित, उसमें 23 परियोजना को इसी वर्ष पूरा करने के लिए 12,517 करोड़ अलग से आवंटित किया गया है। इसी तरह से किसान को जो एक खाद देते हैं, दवा डालते हैं, पता नहीं है, ज़्यादा लागत होता है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड देने का हमने कहा था। और मुझे खुशी हो रही है कि वर्ष 15-16 में 1 करोड़ सैंपल इकट्ठे किए हैं राज्यों ने, जिससे 5 करोड़ किसानों को कार्ड देना है। मार्च तक 2 करोड़ बढ़ चुके थे, वो तेजी से छप रहे हैं, बंट रहे हैं, और मार्च 17 आते आते 2-4 महीना आगे पीछे हो सकता है, हम देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने वाले हैं, ताकि उनको पता चल सके कि कितना खाद और कितनी दवा देनी है। पहली सरकार है जो कहती है कि इतना दिन में हम काम करेंगे, वो काम करती है। 1 साल के अंदर ही 1-1 दाना नीम को हर संसद में हर सांसद हंगामा करता था यूरिया के लिए। पिछले आप रबी खरीफ में देखे होंगे, संसद में कहीं से आवाज नहीं है। अब ये 30% जो दुरुपयोग होता था वो बच गया। 100 किलो जहां लगता था वहां 80 किलो लग रहा है, जो है उत्पादन में वो कम हुआ, और अच्छा मार्केट मिले, अच्छा मूल्य मिले। आज स्थिति यह है कि जब किसान मार्केट में जाता है तो बिचौलिया जो दाम बताएंगे उसी दाम पर उसको बेचना है, क्वालिटी बिचौलिया तय करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की घोषणा की, लेकिन कानून बदलना है राज्यों को। एपीएमसी कानून राज्य ही बदल सकती है। तो 1 साल तक तो आग्रह करते रहे, फिर बाद में दूसरे वर्ष में आने पर सभी, ये 2007 से चल रहा था, 2 वर्ष में हम कैसे आगे बढ़े, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2007 से सरकार लगी थी, हम भी 1 साल लगे, लेकिन दूसरे वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इतनी रुचि ली और राज्यों से लगातार बातचीत करके 17 राज्यों ने अपने कानून में परिवर्तन कर दिए। 12 राज्यों से 365 मंडियों के प्रस्ताव आ गए। हम उनको पैसा देते हैं, टेक्नीशियन देते हैं, और इसी 14 अप्रैल को 8 राज्यों के 21 मंडियों को 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया, और 17 के अंत तक, 18 के शुरुआत तक 585 मंडियों को जोड़ेंगे, ताकि किसान उसमें जाए तो उसको देश के अन्य मार्केट में उसके सामान का क्या दाम है भी पता चले। और मैं समझता हूं कि उन लोगों को आश्चर्य लगता होगा जिन लोगों ने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी, उन लोगों को आश्चर्य लगता होगा जो जौ और गेहूं की बाली को ठीक से समझते नहीं होंगे। लेकिन कोई भी समझदार आदमी, या स्वयं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे
तो ऐसे परिणाम अपने राज्य में लाएं कि वहाँ पर कृषि विकास दर भी बढ़ा और नई टेक्नोलॉजी और साइंस के प्रयोग से किसानों की आमदनी बढ़ी है। और इस पर पूरा सरकार इसमें लगी हुई है। राज्यों के सहयोग से निश्चित रूप से हम देश के किसानों के भविष्य को संवारेंगे। सिर्फ न अनाज के उत्पादन बल्कि एलाइड सेक्टर में भी किसान अधिक से अधिक लगे, इसके लिए हमने योजनाओं का न सिर्फ निर्माण किया है बल्कि उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। ये हम सब राज्यों के माध्यम से करते हैं। कई राज्य इसमें बड़ी तेजी से काम कर रहा है और कई राज्य के मुखिया तो माथा पर पहले ही हाथ रखते हैं कि 1.5 गुना 2 गुना कैसे हो। लेकिन ऐसे अपवाद होंगे। सभी राज्य सरकारें भी अब हमारी इस योजना में सक्रियता से मदद कर रहे हैं। अगले 3 साल में सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी क्या रहने वाली है? बस हमारी प्रायोरिटी है अगले 3 साल के अंदर जो योजनाएं हमने चलाई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड जोड़ना, कृषि मंडी, इनका तेजी से क्रियान्वयन हो। हर राज्य सरकार के साथ अधिक से अधिक समय लगाकर जमीन तक इन योजनाओं को पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता हो। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।